हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं का अध्याय 18 कचरा और उसका प्रबंधन का। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, भाग 2 पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद ये भाग 2 में जितना भी टॉपिक आज मैंने लिखा है, इसके बाद ये अध्याय क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इसका PDF जो फाइल है ना, जो आंसर क्वेश्चन है, वो मैं आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे केचुए द्वारा कंपोस्ट बनाने की विधि। इसके पहले आप लोगों ने है ना पढ़ लिया था कंपोस्ट खाद कैसे बनाया जाता है, वो आप लोगों ने पढ़ लिया था। केचुए द्वारा कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा, जो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसका पिछला पार्ट जो भी आप लोगों ने नहीं देखा है वो बिल्कुल इसका पिछला पार्ट निकालकर आप लोग देखिएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसमें कचरा प्रबंधन के प्रयास, मतलब कचरे को कैसे प्रबंधित किया जा सकता है, कैसे उसको आपने इलाका जो है साफ सुथरा हम कैसे रख सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। पहला नंबर है एक शहर में कचरे का प्रबंधन किस प्रकार किया गया है, शहर के बारे में बात है। उसके बात करेंगे एक इलाके में कचरे का प्रबंधन किस प्रकार किया गया, और व्यक्तिगत रूप से या स्तर पर कचरे का प्रबंधन कैसे किया गया, इसके बारे में हम लोग जानकारी देंगे, है ना, और पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। बात करते हैं इसमें लास्ट टॉपिक है 4R से कचरे का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। इसमें आप लोग पढ़ेंगे, है ना, रिड्यूस पढ़ेंगे, रिफ्यूज पढ़ेंगे, रीयूज पढ़ेंगे और रिसाइकल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद ये जो अध्याय है वो क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। और इसका प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को क्या कर दूंगा, भेज दूंगा। और जो भी होमवर्क आपको मिलेगा बिल्कुल उसको आप लोग करके मुझे भेजिएगा, है ना। 2-4 विद्यार्थी अभी तक उसको करके होमवर्क करके भेज रहे हैं, है ना। तो और बाकी जितने भी विद्यार्थी वीडियो पूरा देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल वीडियो पूरा देखिए और होमवर्क करके मुझे भेजिएगा, क्योंकि 2-4 विद्यार्थी कर रहे हैं होमवर्क तो बाकी विद्यार्थी नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद आप लोग का 6 तारीख से एग्जाम है, तो बिल्कुल उस एग्जाम में, है ना, जितना भी आप लोगों को वीडियो भेजा गया है, पिछला जो भी अध्याय आपको बताया गया है, उसको आप लोग पूर्ण रूप से क्या करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, है ना। और जो भी वीडियो पूरा देखेगा उसका पेपर 100% अच्छा जाएगा। जो वीडियो पूरा नहीं देखा है, पिछला वीडियो जो भी आपको भेजा गया था, है ना, जो अध्याय आपको बताया गया है ना, जैसे कि आप लोग को बताया गया था कि अध्याय यहाँ से और यहाँ तक आएगा, है ना, तो उसको बिल्कुल आप लोग देखिए। अध्याय 10 और अध्याय 6 आने वाला है पेपर में, तो बिल्कुल उसको आप लोग अच्छे से रीड कीजिए, है ना। जितने बार उसने वीडियो को देखिए, जो भी बात उसमें कहा गया है एक एक बात को पॉइंट नोटेड कीजिए, है ना। आपको पूरा आंसर आपको मिल जाएगा, है ना। उसी के आधार पर आपका जो क्वेश्चन आंसर है वो तैयार हुआ है। तो बिल्कुल जो वीडियो देखेगा उसका 25 से 25 नंबर बिल्कुल बनने वाला है। ठीक, चलिए तो हम अगले अध्याय की ओर बढ़ गए हैं। इसमें आज लास्ट टॉपिक आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। तो पहला नंबर हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहले केचुए द्वारा कंपोस्ट बनाने की विधि। तो केचुए द्वारा कंपोस्ट खाद कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बढ़िया छायादार स्थान का क्या करते हैं, चयन करते हैं। ठीक है, चयन करने के बाद में, है ना, हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, गड्ढा खोद सकते हैं। जैसे कि उदाहरणतः बात करते हैं 50 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर हम क्या कर लेते हैं, उसी नाप का एक गड्ढा खोद लेते हैं छायादार स्थान का चयन करने के बाद। ठीक है, ये चयन करने के बाद हम क्या करते हैं, उस गड्ढे में कम से कम 10 से 12 या 15 सेंटीमीटर की मोटी परत मिट्टी का डाल देते हैं। ठीक, ये डालने के बाद में हम क्या करते हैं, उसमें दूसरा स्तर जब डालते हैं तो हम घास का जो स्तर रहता है, ठीक है, जो सड़ गल जाता है, तो घास का हम क्या करते हैं, कम से कम 10 सेंटीमीटर मोटी परत क्या कर देते हैं, इसके ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, या डाल देते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके ऊपर कम से कम 15 से 20 सेंटीमीटर की गोबर का जो, है ना, गोबर का जो लेप बना देते हैं, गोबर को पानी में घोलकर या गोबर को ही क्या करते थे इसके ऊपर डाल देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा जल का छिड़काव करते हैं और उसमें जो उपयुक्त हो सके, मतलब बोलना चाहिए कि जो ज्यादा, है ना, अच्छे नस्ल के जो केचुए हैं उसको हम क्या करते हैं उसके ऊपर डाल देते हैं। ठीक है, और उसे हम क्या कर देते हैं, जूट की जो बोरी आती है उससे क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। ठीक, और ढकने के बाद उसे हम क्या करते हैं, प्रतिदिन क्या डालते हैं, पानी डालते हैं। ठीक है, जब प्रतिदिन उसमें पानी डालेंगे, ठीक है, तो क्या करेगा, केचुआ जो है वो धीरे धीरे कहाँ चले जाएगा, नीचे चले जाएगा, है ना। वो गोबर को पार करके उसके बाद फिर वो कहाँ घास और इत्यादि सबको क्या करेगा, सड़ाने का काम करेगा। जब वह सड़ते गलते जाएगा तो वो गड्ढा क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। जब वह गड्ढा पिचकेगा तो पुनः हम क्या करेंगे, अपने घर से जो भी सड़ने गलने वाला जो कचरा है उसको क्या करेंगे, उसके ऊपर डालेंगे। फिर से उसके ऊपर हम क्या करेंगे, है ना, गोबर का एक परत लगाकर हम क्या कर देंगे, तो फिर से जूट की जो बोरी थी उससे क्या कर देंगे, ढक देंगे। और प्रतिदिन उसको क्या करेंगे, पानी देंगे, पानी का छिड़काव करेंगे हल्का हल्का, ठीक है, गीला करेंगे उसे, है ना। ऐसा करने से हमको क्या होगा, कम से कम 20 से 30 दिनों बाद, है ना, वो जो कचरा हमने जो तैयार किया था, जो गड्ढा हमने तैयार किया था, उसमें जो है वो वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद जो है ना, वो क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और उस तैयार खाद को हम क्या कर सकते हैं, खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, खेतों में, अपने घर में रखे गमले में इत्यादि हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक छायादार स्थान का क्या करना है, चयन करना है। सबसे पहले एक छायादार स्थान का चयन कर लेना है। वापस बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ध्यान पूर्वक सुनिएगा।
एक छायादार स्थान का क्या कर लेंगे हम लोग, चयन कर लेंगे। चयन करने के बाद में हम सबसे पहले उसमें क्या जाएंगे, पहला स्तर। ठीक है, पहला स्तर बात करते हैं। पहला स्तर हम क्या करेंगे, कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर की मिट्टी की एक मोटी परत क्या कर देंगे, उसके ऊपर बिछा देंगे। ठीक है, ये करने के बाद में हम क्या करेंगे, दूसरा स्तर है ना, दूसरा स्तर बात करते हैं। तो दूसरे स्तर में हम क्या करेंगे, जो हमने मिट्टी की 10 से 15 सेंटीमीटर की मोटी परत बिछाई थी उसके ऊपर हम क्या करेंगे, कम से कम है ना 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर पुनः हम क्या करेंगे, उसमें घास की परत को क्या कर देंगे, बिछा देंगे। ठीक, हमने 50 से 60 सेंटीमीटर क्या किया था, गड्ढा खोदा था, या अपने हाइट का भी खोद सकते हो। ठीक है, ये भी जरूरी नहीं है कि इतना हमको यहाँ बनाना है, आप छोटा सा एक प्रोसेस करके या प्रयोग करके देख सकते हो, छायादार स्थान का चयन करके। ठीक है, अब उसके बाद फिर आपको क्या करना है, तीसरा स्तर। अब तीसरा स्तर जब हम तैयार करेंगे तो तीसरे स्तर में क्या करते हैं, हम गोबर लेते हैं और गोबर को क्या करते हैं, जो मिट्टी की परत थी उसके ऊपर हम लोग 15 से 20 सेंटीमीटर क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। उसके बाद उसमें थोड़ा सा जल का छिड़काव करके हम क्या करते हैं, जल का छिड़काव कर दिया। उसके बाद फिर जो उत्तम नस्ल के जो केचुए होते हैं उसको हमने क्या कर दिया, उसके ऊपर डाल दिया। ठीक है, अर्थवारो बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और हिंदी में केचुआ कहा जाता है और छत्तीसगढ़ी में जानते हो गेंगरवा कहा जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं और उसके ऊपर क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। डालने के बाद वो धीरे धीरे कहाँ जाएगा, मिट्टी के अंदर पहुंच जाएगा, उस गड्ढे के अंदर पहुंच जाएगा। और उस जो हमने जितना भी पदार्थ उसमें डाला था, मिट्टी, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं उसमें घास और साथ ही साथ गोबर, उन सबको क्या करेगा, वो सड़ाने गाने का काम करेगा। जब वो सड़ाने का काम करेगा तो क्या होगा, वो जो है ना स्तर जो था वो क्या हो जाएगा, नीचे पिचकने का काम करेगा, नीचे दब जाएगा। ठीक है, मतलब गड्ढा जो बराबर था वो कैसे हो जाएगा, दब जाएगा। फिर उसके बाद हम उसमें क्या लगाए थे, जूट की बोरी लगाए थे और प्रतिदिन 10 से 12 दिन 15 दिन हम क्या करते हैं, उसमें जल का छिड़काव करते रहते हैं। जैसे ही हम उसमें जल का छिड़काव करते हैं, ठीक है, उसको क्या हो जाता है कि नमी मिल जाती है, वातावरण मिल जाता है। ठीक है, उस गड्ढे को क्या करना है ना, गीला रखना है इस कारण से। ठीक है, और ये हमेशा क्या करना चाहिए, हमें सूखे जो मौसम है उसमें अगर हम इस प्रोसेस से करते हैं तो बिल्कुल ये पूर्ण रूप से होने वाला नहीं है। अगर हम इसको ठंडी के मौसम या बरसात के मौसम में करते हैं तो बिल्कुल ये जो हम खाद बना रहे हैं वो अच्छे से रूप से तैयार होगा, इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, अब कैसे बात करते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करना है उसमें, है ना, जब गड्ढा पिचक जाएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, अपने घर से निकलने वाले जितने भी फल सब्जियों के छिलके है ना इत्यादि थे उसको क्या करेंगे, उसके अंदर डालेंगे। जो सड़ने गलने वाला कचरा है उसको उसमें डालेंगे। डालने के बाद में पुनः उसमें गोबर का एक लेप लगाकर उसको बराबर कर देंगे। फिर उसमें जूट की जो बोरी है उसको क्या कर देंगे, ढक देंगे। फिर प्रतिदिन पानी का छिड़काव करेंगे। ऐसा हमको 20 से 30 दिनों तक करना है ना। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि उसमें कौन सा तैयार हो जाएगा, केचुआ खाद जो बोलते हैं, है ना, जिसको हम लोग है ना केचुआ द्वारा कंपोस्ट बनाने की विधि जो थी, हमने क्या कर दिया, उसमें केचुआ खाद तैयार कर दिया, जिसको हम लोग कहते हैं वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये किसान का एक अच्छा खासा क्या है, मित्र है ना। कृषि का मित्र किसे कहते हैं, तो केचुए को कहा जाता है। तो क्या कर देगा उसमें, है ना, एक खाद निर्माण कर देगा जिसे हम लोग कहते हैं वर्मी कंपोस्ट कहते हैं या केचुआ खाद कहते हैं। वो तैयार हो जाएगा। फिर उस खाद को निकाल कर हम क्या कर सकते हैं, हमारे घर में जो गमले में लगे पौधे में भी उसे डाल सकते हैं, या ज्यादा मात्रा में आपने तैयार किया था तो ज्यादा मात्रा में जो खाद तैयार हुआ था उसे भी लेकर हम क्या कर सकते हैं, खेतों में क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या तैयार कर सकते हैं, केचुआ द्वारा कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल इसको याद रखिएगा, पहला स्तर, दूसरा स्तर और तीसरा स्तर। ठीक है, ये 3 स्तरों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, केचुआ खाद तैयार कर सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है, बताया आप लोगों को। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं कचरा प्रबंधन के प्रयास, है ना। तो कचरे का प्रबंधन हम कैसे कैसे कर सकते हैं और किस रूप से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ सबसे पहले एक शहर के बारे में जो कचरा का प्रबंधन किया गया है ना, वहाँ पहले दशा क्या थी और अब दशा क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मैं ले चलता हूँ आप लोगों को, है ना, सूरत शहर जो गुजरात राज्य का एक है ना, अभी हाल ही में जैसे बात कर सकता हूँ, अगर बात किया जाए तो स्वच्छ शहरों में उनकी गिनती आती है। ठीक है, गुजरात का सूरत शहर। लेकिन सन 1994 में 1994 में है ना, वहाँ है ना क्या फैला था, एक बीमारी फैला था। ठीक है, जो चूहे के माध्यम से अर्थात प्लेग नामक एक रोग फैला था। ठीक है, तो उस दौरान क्या हुआ था, गंदगी है ना, गंदगी जो इतना ज्यादा कचरा हो गया था उस इलाके में, जिसके माध्यम से चूहे में क्या हो गया था, संक्रमित जीवाणु जो था प्लेग, वो धीरे धीरे क्या हो गया था, पूरे वहां रह रहे जितने भी रहवासी थे है ना, उन तक वो संक्रमित हो गया था चूहे के माध्यम से। मतलब उनके खाने पीने की चीजों में क्या हो गया था, संक्रमित हो गया था। और वह संक्रमक जो था भयानक रूप से अर्थात महामारी का रूप ले लिया था। तो पूरा जो व्यक्ति वहां निवास कर रहे थे वो पूरे क्या हो गए थे, प्लेग रोग का क्या हो गए थे, शिकार हो गए थे। मतलब एक महामारी के रूप में फैल गया था, जैसे अभी बोल सकता हूँ कोरोना। ठीक है, कोरोना इतना ज्यादा महामारी के रूप में फैल चुका है कि इसका अभी तक उपचार नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो सन 1994 की बात है। तो उस दौरान क्या हो गया था, सूरत शहर में क्या हुआ था, प्लेग एक भयावह महामारी के रूप में वहां ले लिया था, जो चूहे के माध्यम से क्या कर रहा था, वहां फैल रहा था 1994 में। बिल्कुल याद रखिएगा, ये सब पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, कौन शहर,
सूरत शहर। कौन सा रोग फैला था? प्लेग रोग फैला था। किसके द्वारा फैला था? संक्रमित जीव का कौन थे? तो चूहे थे। ठीक है, जो लोगों के है ना घरों तक क्या करते थे, चूहे पहुंच जाते थे, उनके खाने पीने की सामग्रियों को क्या करते थे, वो है ना कहीं ना किसी माध्यम से संक्रमित कर देते थे। जब लोग उसे ग्रहण करते थे तो वो भी क्या हो गए? संक्रमित हो गए। तो इस प्रकार से वहां एक महामारी का रूप ले लिया था। तो जितना भी ये महामारी फैला था, इसका पूरा दोषारोपण किसको दिया गया? वहां नगर पालिका, नगर निगम को दिया गया। तो उस दौरान है ना केवल एक ही आयुक्त था, तो उन्होंने अपने 6 जोन में क्या कर दिया, जब ये बात वहां तक पहुंचाई गई कि ये केवल गंदगी के माध्यम से फैला है, इसके लिए आप उचित निपटान कीजिए। तो शहर के जो रहवासी थे उन्होंने ये शिकायत दर्ज कराया। वहां शिकायत दर्ज कराने के बाद में लोग जो थे उन्होंने क्या किया कि हाँ ये सही चीज है, ऐसे करके वो जो नगर पालिका, नगर आयुक्त जो थे उन्होंने इसको स्वीकार किया और अपने जो है ना 6 जोन में जो उसको क्या कर दिया, विभक्त कर दिया और सभी में एक एक आयुक्त क्या कर दिया, उसने नियुक्त कर दिया। और सभी रूपों में क्या करने के युक्त करने के बाद में जितने भी गंदगी कचरे जो भी फैल रहे थे उनको सबको सफाई कराने का काम किया गया। सफाई कराने का काम क्योंकि अलग अलग जोन में बांट दिया गया था, अब एक ही कितना संभाले, इसलिए उसको क्या कर दिया था, 6 जोन में क्या कर दिया गया था, बांट दिया गया था। अगर अब वहां कोई भी गंदगी फैलाता है ना कचरा फैलाता है या किसी रूप से और गंदगी फैलाने काम करता है तो बिल्कुल उसके ऊपर जुर्माना भी दर्ज कराया जाता था। ठीक है, 2 गुना जुर्माना देना शुरू करवा दिया गया था। तो इससे लोग क्या गए थे है ना, अब कचरा क्या कर दिए थे, प्रबंधित करना शुरू कर दिए थे, प्रबंध करना शुरू कर दिए थे, कचरे का उचित निपटान करते थे। और आज वो जो शहर है, जो सूरत शहर है गुजरात का, वो स्वच्छ भारत के स्वच्छ शहरों में गिनती उसकी आती है, 1 नंबर शहर में उसकी गिनती आती है। ठीक है, और वो 18 महीने में अर्थात 3 साल में क्या हो गया, पूरा जो शहर था वो पूरा क्या हो गया, गंदगी मुक्त हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से है ना, ये तो एक शहर का बात था है ना। शहर में है ना कचरे का प्रबंधन कैसे किया गया, वहां इतना भयानक रोग फैल चुका था, तो किस प्रकार से उसका प्रबंधन किया गया, जिससे कचरे का उचित निपटान किया गया और उसका प्रबंधन किया गया और वो रोग जो फैलना जो था, शुरुआत जो हुआ था वो क्या हो गया, पूरा बंद हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से कचरे का प्रबंधन किया गया। कहाँ है ना, सूरत शहर है ना, गुजरात के सूरत शहर में किया गया। ठीक है, 1994 में वहां प्लेग नामक है ना एक बीमारी फैली थी, महामारी फैली थी है ना। किसके माध्यम से फैली थी, तो चूहे के माध्यम से फैली थी। बिल्कुल इसको याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक इलाके में कचरे का प्रबंधन, अब ये इलाके का बात करते हैं, कस्बे का बात करते हैं। ठीक है, मैं आपको लेकर चलता हूँ कहाँ, कर्नाटक के है ना, कर्नाटक के उस है ना डेमलूर शहर के कस्बे का बात करता हूँ, जहाँ 3 महिलाओं ने मिलकर है ना अपने कस्बे के आसपास की सफाई का जिम्मा लिया। ठीक है, अपने आसपास की सफाई का जिम्मा लिया। जिम्मा लेने के बाद में उन्होंने घर घर, अपने इलाके के घर घर में जाना प्रवेश शुरू किया। प्रवेश करने के बाद में उन्होंने बताया कि अपने घर से जो भी कचरा निकलता है, चाहे वो गीला कचरा हो चाहे सूखा कचरा हो, बिल्कुल हमें दीजिए। उन्होंने लेना शुरू किया और जो गीले कचरे होते थे उनको उठाकर वो किसको दे देते थे, सफाई कर्मी को दे देते थे। जितने भी सफाई कर्मी आते थे उनको गीले कचरे दे दिया जाता था और सूखे कचरे को स्वयं रख लेते थे और उसमें से उन्हें निकाल कर क्या करते थे, वो कहाँ भेज, उन्हें पुनः चक्रण के लिए क्या कर देते थे, भेज देते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने ये 3 महिलाओं ने मिलकर है ना अपने इलाके की सफाई का जिम्मा ले लिया। तो उनको देखकर और लोग क्या हुए, प्रेरित हुए और उनके साथ मिलना शुरू किए है ना, उनका साथ देना शुरू किए। इस प्रकार से वो अपने ही शहर को क्या कर लिए, पूरा गंदगी मुक्त करना शुरू कर दिए, मतलब कचरे का प्रबंधन करना शुरू कर दिए। ठीक है, पहले उस इलाके में इतना ज्यादा गंदगी, इतना ज्यादा कचरा रहता था कि उसका कोई है ना गिनती नहीं था। लेकिन इन 3 महिलाओं ने अपने इलाके, अपने कस्बे का जिम्मा लिया और जितने भी गंदगी इलाके थे उनका जायजा लिया और लोगों के पास जाकर उनको प्रेरित किया कि आपके घर से जो भी कचरा निकलता है बिल्कुल उसको क्या कीजिए, है ना उचित प्रबंधन कीजिए। ठीक है, तो ऐसा प्रेरित करने के बाद उन्होंने अपना प्रोसेस शुरू किया और ये अभी प्रोसेस जो चल रहा है वो कंटिन्यू जारी है और लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, जिससे कचरा प्रबंधन को क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। तो बिल्कुल इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक, अगला बात करते हैं व्यक्तिगत स्तर पर कचरे का प्रबंधन। ठीक है, और व्यक्तिगत स्तर पर, ठीक है, ये तो पहला जो था शहरी स्तर पर था। दूसरा जो था इलाके, एक इलाके या कस्बे का बात किया गया था जिसमें 2-3 व्यक्तियों ने मिलकर, महिलाओं ने मिलकर पूरे गांव को प्रेरित किया। और व्यक्तिगत स्तर पर मतलब खुद स्वयं अकेले है ना, मैं आप लोग को ले चलूंगा है ना, कहाँ, तमिलनाडु के वेल्लूर शहर के एक श्रीनिवास है ना नामक व्यक्ति की बात करूंगा मैं इसमें। ठीक है, जिन्होंने अकेले अपने खुद के दम पर उन्होंने क्या किया, अपने जो शहर वेल्लूर शहर जो था उसको क्या किया, गंदगी मुक्त किया। कैसे किया, ठीक है, अभी भी वो जो है ना 40 जो गांव है वहां भी ये प्रोसेस जो है वो चल रहा है, केवल एक व्यक्ति के माध्यम से। ठीक है, उन्होंने किया क्या, उन्होंने ये किया कि पहले उन्होंने देखा कि अपने आसपास के एरिया शहर को देखा कि बहुत ज्यादा क्या था, वो गंदगी था। ठीक है, कचरा इतना ज्यादा था कि लोग है ना वहीं से गुजरते थे, सब देखते थे, लेकिन उन्होंने उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। लेकिन एक अकेले श्रीनिवास ने है ना उस कचरे के प्रबंधन के लिए एक भरपूर प्रयास उठाया
है ना कदम उठाया और उन्होंने बताया कि है ना उन्होंने सबसे पहले जहाँ पर जो मेन जगह देने वाले व्यक्ति होते हैं उनसे जाकर बात किया कि मुझे यहाँ पर तो जगह नहीं मिल रहा है, आप मुझे कचरे के उचित निपटान के लिए एक छोटा सा जगह दे दीजिए। उन्होंने बस स्टैंड के एक जगह को मांगा, हाँ बिल्कुल, उनको बस स्टैंड का एक छोटा सा जगह दे दिया गया। वहाँ लोग क्या करते थे, कचरे को है ना लाकर एकत्रित करते थे, ठीक है, सूखा कचरा और गीला कचरा। उसमें से सूखे कचरे में जो भी प्लास्टिक, पॉलीथीन, एल्यूमिनियम, लोहा जो भी मिलता था उनको सबको एकत्रित करके वो क्या करता था, उसे रिसाइकल करने के लिए क्या कर देता था, भेज देता था या बेच देता था कबाड़ी वाले को। ठीक, अब उसमें से जो गीला कचरा निकलता था, अब उनको कैसे किया जाए, तो जो गीला कचरा निकलता था उसका कुछ का खाद उपयोग करने के लिए कर दिया जाता था, लेकिन जो कचरे निकलते थे है ना उनको उनका उचित निपटान कैसे करूं, इसके लिए वो क्या करते थे, क्या किया उन्होंने अपने साथ है ना, क्या किया उन्होंने, पशुओं को पालना शुरू किया। पशुओं को वो क्या करते थे, जो खाने योग्य जो है ना कचरा था, गीला कचरा है ना, खाने योग्य जो भाग था उसको क्या करता था, पशुओं को दे देता था। अब पशुओं से जो गोबर प्राप्त होता था उन गोबरों को क्या करता था, वो लेता था और साथ ही साथ उसको खाद बनाने का काम करता था। कुछ के उपले बनाते थे है ना, उपले बनाने के बाद में क्या करते थे, उसमें जो भी राख प्राप्त होता था है ना उसका साबुन बनाने का उपयोग किया जाता था, है ना। इस प्रकार से उन्होंने अनेक प्रकार से भरपूर प्रयास करते करते है ना कचरे का उचित निपटान करने का व्यवस्था बनाया। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे कचरे बच गए थे जिनको वो क्या कर देता था, फेंक देता था। फेंकने के बाद में उन्होंने सोचा कि मैं जब फेंक दिया हूँ तो सड़ेगा गलेगा, वहां पर मच्छर मक्खी इत्यादि उत्पन्न होंगे जिससे बीमारी फैल जाएगा। तो उन्होंने उन कचरे के निपटान के लिए उन्होंने मुर्गी है ना, छिपकली इत्यादि को पालना शुरू कर दिया। जो वो मुर्गी और मछली है ना इत्यादि जो थे वो क्या करते थे, जो सड़े गले जो कचरे थे उनको खाने का काम करते थे। इससे वो भी कचरा क्या होता था, समाप्त हो जाता था। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने तरफ से भरपूर प्रयास करते करते क्या किया, उन्होंने पशुओं को लिए भी और साथ ही साथ जो सड़ने गालने वाले कचरे थे उनका भी उचित निपटान करने का क्या कर लिया, उन्होंने इस्तेमाल और उपयोग कर लिया। ठीक है, तो जो अब मुर्गी से अंडे, बतख से अंडे इत्यादि जो प्राप्त होते थे उनके जो है ना छिलके जो थे उनसे उन्होंने विभिन्न प्रकार के उपयोग करके बहुत कुछ बनाना है ना, जैसे बोल सकता हूँ उर्वरक है ना, या बोल सकता हूँ खाद इत्यादि बनाना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने कचरे का उचित निपटान किया और व्यक्तिगत स्तर पर किया, जो आज पूरे इस बोलना चाहिए कि 4 जिलों के 40 गांवों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जो श्रीनिवास जी ने है ना तमिलनाडु के वेल्लूर शहर के श्रीनिवास ने जो काम किया वो आज ये 40 गांवों में किया जा रहा है और आगे भी ये प्रोसेस चलता जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें भी क्या करना चाहिए, अपने शहर के है ना, अपने शहर, अपने इलाके, अपने कस्बे का क्या करना चाहिए है ना, जो भी कचरा है ना उसका प्रबंधन के लिए उचित निपटान करना चाहिए। वैसे भी अभी तो स्वच्छ भारत अभियान शुरुआत हो गया है, तो इस दौरान मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे घरों से जो कचरा निकलने वाला है, जो निकलता है उसे हम क्या करते हैं, जो कचरा वाला आता है उसके जो कचरे का जो बैग होता है उसे हम क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। पहले जब ये व्यवस्था नहीं थी तो हम भी खुद क्या करते थे, ले जाकर क्या करते थे, एक जगह पर उसका उचित निपटान कर देते थे, जहाँ सड़ने गलने वाला कचरा भी था और ना सड़ने गलने वाला कचरा भी वहाँ फेंकाया जाता था, जिससे नालियाँ जाम होती थी इत्यादि, विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ, गंदगी, बदबू सब उत्पन्न होता था, मच्छर मक्खी इत्यादि। लेकिन आज हमारा शहर कैसा हो गया है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, साफ सुथरा होता जा रहा है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं अगला, 4R से कचरे का प्रबंधन। 4R से हम कचरे का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, 4R, R का अर्थ यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है रिड्यूस। रिड्यूस मतलब क्या होता है, कम करना। दूसरा दिया गया है रिफ्यूज। रिफ्यूज मतलब कहता है अस्वीकार करना, इनकार करना। ठीक है, बात करते हैं रीयूज, मतलब उसका पुनः उपयोग करना। बात करते हैं रिसाइकल, मतलब पुनः चक्रण के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 4R से हम कचरे का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इनके जैसा हम भरपूर प्रयास तो नहीं कर सकते, लेकिन इनके जैसा कुछ उपयोग करके, 4R का उपयोग करके हम कुछ हद तक क्या कर सकते हैं, कचरे का जो प्रबंधन है, कुछ हद तक नहीं बहुत हद तक क्या कर सकते हैं, हम कचरे का क्या कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिड्यूस, है ना। तो रिड्यूस मतलब क्या बोला जा रहा है, कम करना। मतलब किसी भी कचरे को हमको प्रथम स्तर पर क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। जैसे उदाहरणतः बात कर सकता हूं मैं कि हमारे द्वारा जितना भी पुस्तक कॉपी हम इस्तेमाल करते हैं, हम अपनी एग्जाम्पल में बात करते हैं। ठीक है, पुस्तक कॉपी जो भी इस्तेमाल करते हैं या कॉपियां जो इस्तेमाल करते हैं, उनके हर एक पेज का हम क्या करें, इस्तेमाल करें। किसी पन्ने को है ना इस्तेमाल नहीं हुआ है और उसको क्या कर देते हैं, हम फाड़ कर फेंक देते हैं, तो एक कचरा बन जाता है। ठीक है, या हमारे पास जो भी बुक रखा हुआ है पुराना, है ना, हम पिछले साल का जितना भी पुस्तक रखा हुआ है उसको क्या करेंगे, जो आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो जूनियर्स हैं, उनको क्या करेंगे, हम लोग देंगे। तो इसको हम प्रथम स्तर पर ही क्या कर दिए, कचरे को कम कर दिए। हम उसको फेंकेंगे नहीं, हम क्या कर देंगे, उसको हमारे आने वाले जो है ना जूनियर्स हैं उनको हम क्या कर देंगे, उसको दे देंगे। तो वो प्रथम स्तर पर ही क्या हो जाएगा, कचरा जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अपने कॉपी के हर एक पन्ने का हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, जिससे कचरा जो है वो वहीं पर क्या हो जाएगा, स्थगित हो जाएगा। मतलब प्रथम स्तर पर हमने क्या कर दिया, उस कचरे को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो इसको हम लोग कहते हैं रिड्यूस।
ठीक है। दूसरा बात करते हैं रिफ्यूज। रिफ्यूज मतलब अस्वीकार या इनकार करना। जैसे कि बात कर सकते हैं हमको, है ना, जो भी हम कोई भी कचरा, जैसे उदाहरणतः जो सड़ गल नहीं सकता, जैसे कि बात कर सकते हैं प्लास्टिक, पॉलीथीन, है ना, इत्यादि को ऐसे भी तो आजकल सरकार ने क्या कर दिया, बैन कर दिया है। फिर भी हमें उसे, है ना, उपयोग नहीं करना चाहिए। उसे प्रथम स्तर पर ही हमको क्या कर देना चाहिए, उसी पर क्या कर देना चाहिए, अस्वीकार कर देना चाहिए। हमें कोई भी प्लास्टिक, पॉलीथीन इत्यादि जो भी बैग, कैरी बैग देता है, उसे हम क्या करना चाहिए, अस्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल हम इसे नहीं लेंगे। तो इससे क्या होगा, हम जब उसे अस्वीकार कर देंगे तो हमारे को देखकर और हो सकता है 2-4 और सीखे, है ना। तो इस प्रकार से हम प्लास्टिक, पॉलीथीन को हम क्या कर देंगे, वहीं पर अस्वीकार कर देंगे, तो वहीं पर ही कचरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, चलिए इतना काम तो कर सकते हैं, 2 काम। चलिए बात करते हैं रीयूज मतलब पुनः उपयोग। हमारे घर में जो भी कोई भी हम खाद्य सामग्री का कोई भी सामान लेकर आते हैं, उसे प्लास्टिक, पॉलीथीन इत्यादि लेकर आ जाते हैं, तो उसका हमें क्या करना चाहिए, उसका वही उपयोग करना चाहिए। उसे कचरे के रूप में बाहर नहीं फेंकना चाहिए। जैसे बात कर सकते हैं प्लास्टिक का कोई डिब्बा आपके घर में आ गया, तो बिल्कुल वो सामान जब खत्म हो जाएगा तो उसको आप किसी दूसरे चीज के लिए उसको इस्तेमाल कीजिए, उसे फेंकिए ना। या हो सकता है उसका कोई सजावटी सामान बनाकर आप उसका उपयोग कर सकते हैं, या घर में लगा सकते हैं, ETC। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उसका पुनः उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रथम स्तर पर क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला बात करते हैं रिसाइकल। रिसाइकल मतलब क्या बोला जा रहा है, पुनः चक्रण। मतलब हमारे घर से जो भी प्लास्टिक, पॉलीथीन जिसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे, उसे हम क्या करना चाहिए, कचरे के रूप में, है ना, जो सूखा कचरा है उसके रूप में हमें क्या करना चाहिए, बाहर नहीं फेंकना चाहिए। जो सफाई कर्मी आते हैं उनको क्या करना चाहिए, दे देना चाहिए। जो भी कबाड़ी वाला आता है उनको क्या कर देना चाहिए, हमें दे देना चाहिए, ताकि वो उसे लेकर जाएगा और उसे रिसाइकलिंग जोन पर क्या कर देगा, भेज देगा। ठीक है, अगर हम उसे खुले में फेंक देते हैं, जला देते हैं, तो क्या करेगा, हमारे आसपास के वातावरण को क्या करेगा, केवल दूषित करने का काम करेगा। ठीक है, और अगर हम कोई पॉलीथीन रहता है उसको हम क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, है ना। या आप तो जानते हैं पशुओं को आपने देखा होगा, पशु क्या करते हैं, है ना, उनको तो भूख लगी रहती है। हो सकता है कि वो प्लास्टिक को ही क्या कर देते हैं, चबाना शुरू कर देते हैं और उससे निगल जाते हैं, जो उनके आमाशय में जाकर या गले में जाकर फंस जाता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इन सब भागों से हमें क्या करना है, बचना है, और दूसरे को भी क्या करना है, बचाना है, और अपने वातावरण को भी क्या करना है, साफ सुथरा रखना है। ठीक है, तो ये 4R का हम उपयोग करके क्या कर सकते हैं, अपने आसपास के वातावरण को क्या कर सकते हैं, साफ सुथरा रख सकते हैं, और कचरे का क्या कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं सही रूप से और उचित रूप से। ठीक है, तो आज जितना भी मैंने पढ़ाया आप लोगों को, केचुए द्वारा कंपोस्ट बनाना, कचरा प्रबंधन, है ना, कहाँ कहाँ किस प्रकार से प्रबंधन हुआ, बात करते हैं 4R, है ना, इसमें आप लोग को पढ़ाया, है ना, रिड्यूस, रिफ्यूज, है ना, रीयूज और रिसाइकल। तो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो बिल्कुल जितना भी आज समझाया हूँ उसमें से आपको केवल 2 ही होमवर्क दे रहा हूँ मैं। पहला है केचुए द्वारा कंपोस्ट बनाने की विधि, और दूसरा दे रहा हूँ आप लोग को 4R से कचरे का प्रबंधन। बिल्कुल इसको आप लोग क्या करेंगे, मुझे लिखकर, रफ कॉपी में लिखकर आप लोग मुझे क्या करेंगे, भेजेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद।